के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि कल हमने चर्चा किया कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो भारत में उसका काफी विरोध हुआ, भारतीयों का उचित सहयोग नहीं मिला। फिर भी लॉर्ड इरविन ने समझौता करवाने की कोशिश की और धीरे धीरे इन्होंने अपना कार्य को संपादित किया। लास्ट में इन्होंने अपनी रिपोर्ट 27 जून 1930 को 2 भागों में प्रकाशित की। कितने भागों में? 2 भागों में, मतलब 2 वॉल्यूम। बुक अगर छपी होगी तो 2 भाग में छपी होगी, ठीक है। 2 भाग में 27 जून 1930 को इन्होंने प्रकाशित किया। उसमें पहला उन्होंने ये अपना अभिमत दिया कि हम जो संविधान बनाए उसके अंतर्गत परिसंघात्मक संविधान की कल्पना उन्होंने की और ये कहा कि भारत में केवल परिसंघात्मक व्यवस्था ही काम कर सकती है, क्योंकि भारत में प्रांत भी हैं, राजा भी हैं, छोटे छोटे और भी जगह हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि केंद्र, आपकी पूरी जगह केंद्र का शासन नहीं है, केवल अंग्रेज का शासन नहीं है, कहीं राजा भी है, आपको उनको भी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, उनको भी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। तो इसका बेस्ट विकल्प यही है कि प्रांतों को स्वतंत्रता दी जाए और केंद्र को भी स्वतंत्रता दी जाए। इसलिए उन्होंने ये कहा कि परिसंघात्मक संविधान यहाँ के लिए बेस्ट है, परिसंघात्मक संविधान की यहाँ व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा इन्होंने ये कहा कि केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए। जो केंद्र में विधि बनाने का जो संस्था है, जिसको संसद कह लीजिए या फिर विधानमंडल कह लीजिए, उसका पुनर्गठन किया जाए, मतलब उसकी सदस्य संख्या फिर से निर्धारित की जाए। और वो सदस्य संख्या कितनी रहेगी? 250 से लेके 280, इतनी सदस्य संख्या को उन्होंने कहा कि इतने सदस्य संख्या होने चाहिए, मतलब कम से कम 250 रहे और अधिकतम जो ये संख्या हो वो 280 तक हो, इससे ज्यादा ना हो। इसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव इसके लिए की जानी चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन की बात ये नहीं कर रहे थे, ये एक तरह से इनडायरेक्ट था। हाँ, मतलब पिछले के भी पिछले में चला जाना। पहले वाले में तो हमने देखा कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में तो डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी, भले ही कुछ लोगों को वोटिंग पावर दी गई थी, लेकिन यहाँ इनका कहना था कि ये जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, जो प्रांतों में चुने लोग हैं वो इनको चुनेंगे और उनकी अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष की होगी, ठीक है। अगला उन्होंने प्रपोज किया कि केंद्रीय विधानमंडल से परे होना चाहिए केंद्र शासन। विधानमंडल जो है, जो विधायिका है, उससे उसके नियंत्रण में केंद्र शासन न हो, मतलब गवर्नर जनरल उसके नियंत्रण में नहीं रहेगा। गवर्नर जनरल को उसके नियंत्रण से बाहर रखने का इन्होंने प्रपोज किया, प्रस्ताव रखा कि गवर्नर जनरल ये इनके अंतर्गत, विधानमंडल के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये एक तरह से क्या था कि गवर्नर जनरल को थोड़ी सी मुक्ति देने के पक्ष में थे। आ जाइए, गवर्नर जनरल को ये मुक्ति देना चाहते थे। उनका ये कहना था विधानमंडल की शक्तियों से परे हो, विधानमंडल के प्रति ये जवाब देना हो। तो एक तरह से गवर्नर जनरल को ज्यादा इंपावर करने की कोशिश है। गवर्नर जनरल पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। इस कंडीशन को अगर लागू कर दिया जाता कि विधानमंडल के प्रति वो दायित्वाधीन ही नहीं है, तो गवर्नर जनरल पहले तो प्रश्न भी पूछ रहे थे, पहले निर्वाचन द्वारा लोग आ रहे थे, एक निर्वाचित प्रतिनिधि का ये सत्ता में आना और एक अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा आना, दोनों में बहुत अंतर पड़ता है। राज्यसभा के प्रतिनिधि और लोकसभा के प्रतिनिधि के स्टेटस में बहुत अंतर रहता है। मतलब वैल्यू जो होती है, समाज में स्वीकारिता जो होती है, प्रत्यक्ष रूप से जो चुने हुए लोग हैं उनकी ज्यादा होती है। उन्होंने ये प्रपोज किया कि अप्रत्यक्ष रूप से आए, और ये कितने देर के लिए आएंगे? 5 साल के लिए आएंगे। वर्तमान में भी 5 साल है, लोकसभा के लिए 5 साल है, राज्यसभा के लिए 6 साल है, राज्यसभा के लिए 6 साल है।
और इन्होंने प्रपोज किया कि प्रांतों की द्वैध शासन का अंत होना चाहिए। प्रांतों की द्वैध शासन मतलब प्रांतों में दोहरी शासन, डुअल प्रांतों में दोहरी शासन थी। दोहरी शासन कैसे? मंत्री बना दिए गए, लेकिन कार्यपालिका के वो मतलब देखते रहते थे कि कार्यपालिका स्वीकार करेगा हमारा प्रपोजल, फाइनेंस कहां से आएगा, तो कार्यपालिका से आएगा। जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहां के भी मंत्री थे, और जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उससे भी मंत्री थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुने हुए प्रतिनिधि थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक तरह से सरकारी अधिकारी कह सकते हैं आप, ये समझे थे। तो जब उन्होंने ये देखा कि हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय में बांटा गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के जो रिफॉर्म है उसके अंतर्गत हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय में बांटा गया, तो ये एक ही प्रांत में दो तरह की शासन व्यवस्था हो गई, शक्तियों का बंटवारा हो गया। उन्होंने ये कहा कि जो प्रांतों में द्वैध शासन है वो असुविधाजनक है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ये मतलब थोड़ा कष्टकारी है, उलझन पैदा करने वाला है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। अगला उन्होंने क्या कहा कि गवर्नर का जो हस्तक्षेप है वो सामान्यतः प्रांतों में नहीं होना चाहिए। जो वहां की जो विधानमंडल है वो जो नियम पास करती है वही लागू होना चाहिए। अति आवश्यक मामलों में गवर्नर को ये पावर होना चाहिए कि वो चाहे तो विधानमंडल को इग्नोर करते हुए अपना विधि का निर्माण कर सकती है, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और विशेष परिस्थिति में अगर गवर्नर ऐसा करता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में साइमन कमीशन में उल्लेख नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि गवर्नर कभी भी विशेष परिस्थिति का सहारा लेते हुए अपने इच्छा अनुसार विधि का निर्माण कर सकता था, क्योंकि प्रोसीजर नहीं बताई गई कि कौन सी परिस्थिति विशेष परिस्थिति कहलाएगी। उस समय तो अगर आप प्रशासन की दृष्टि से देखें तो हर समय ही विशेष परिस्थिति थी, क्योंकि जगह जगह आपका विद्रोह हो रहा था, तो उसको विशेष परिस्थिति घोषित करते हुए गवर्नर हर तरह के नियम बना सकता था। तो एक तरह से इसमें कहा गया साइमन कमीशन में कई सारे सुधार की बात की गई, लेकिन वो सुधार जो लैंग्वेज यूज किया गया वो बड़े ही सावधानी से यूज किया गया। हर लैंग्वेज में कोई ना कोई अलग मीनिंग होता था, उनका हिडन ऑब्जेक्ट होता था, छुपा हुआ उद्देश्य। तो उसको डिकोड करने के लिए भारत में उस समय एक अच्छी संस्था कांग्रेस के रूप में आ चुकी थी। वो हर चीज को समझती थी और भारतीयों का उन्होंने विश्वास, जैसे कि पहले ही बताया, लगभग वो खो चुके थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के द्वारा वो उन्होंने ये देख लिया कि अंग्रेज हमारा कोई भला करने वाले नहीं है। अगला उन्होंने ये कहा कि बर्मा जो प्रांत है वो भारत से अलग करके एक अलग प्रांत बनाया जाए, उसको भारत से अलग अलग किया जाए, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ भारत में सेना है उसका भारतीयकरण किया जाए, मतलब सेना में जो भी लोग रहेंगे वो भारत के ही सिपाही रहेंगे। लेकिन जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक अंग्रेज सिपाही भी सेना में रहेंगे, और कोशिश की जाएगी कि स्टेप बाय स्टेप केवल भारतीय ही सेना इसमें आए और अंग्रेजों की सेना में धीरे धीरे कमी कर दी जाए। ये व्यवस्था उन्होंने प्रस्तावित की। और उन्होंने ये कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन जो चल रहा है वो एज इट इज चलते रहना चाहिए, क्योंकि इससे सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व की संभावना बनती है। किसी का शोषण नहीं होगा, सब अपनी बातों को रख पाएंगे। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधीन चल रही थी वो एज इट इज चलती रहनी चाहिए। आगे उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार जो है वो सचिव के प्रति उत्तरदायी होगी, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। तो एक तरह से आपका एक मुंह से बोल रहे हैं कि डोमिनियन स्टेट है, और दूसरा तरह से इसको सम्राट के अधीन प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि भारत सचिव को नियुक्ति कौन करता था? सम्राट करता था।
ये वहां के मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। भारत का जो सचिव है वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। इसकी जवाबदेही वहां के पार्लियामेंट के प्रति थी, ना कि यहाँ के विधान मंडल के प्रति। और पहले ही इनका प्रपोजल ये था कि केंद्र जो है वो विधानमंडल के परे रहेगा, केंद्र शासन विधानमंडल के परे रहेगा। नीचे आके वो कहते हैं कि सचिव के प्रति उत्तरदायी होगी गवर्नमेंट, ना कि भारतीयों के प्रति, यहाँ के विधानमंडल के प्रति। और आगे इन्होंने कहा कि एक लचीला संविधान बना देते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये लचीला संविधान क्या होता है? जैसे कि दो तरह के संविधान मुख्य रूप से कहे जाते हैं, एक कठोर संविधान, एक लचीला संविधान। तो कठोर संविधान में क्या होता है, आपको किसी भी भाग में अगर परिवर्तन करना है तो आप वो बड़े मुश्किल से कर पाते हैं। उसमें 2/3 लगभग मेजोरिटी चाहिए, प्रांतों का भी समर्थन चाहिए। तो एक वो तरीका है, और एक तरीका है लचीला संविधान। लचीला संविधान मतलब केंद्र में आपका बहुमत है, बहुमत के द्वारा आप संविधान को परिवर्तित कर लीजिए। भारतीय संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि ये दोनों का मिश्रण, इसमें कठोरता भी है और लचीलापन भी है। तो इनका ये कहना था कि लचीला संविधान बनाया जाए, जरूरत के अनुसार ये मूव करते रहें और एक दिन अच्छा संविधान के रूप में ये पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि पूरी ये 10 प्रस्ताव उन्होंने भारतीयों के समक्ष रखी, मतलब ये इनका लागू किया जाना प्रस्तावित था। जैसा कि हम जानते हैं मॉन्टेगू-चेम्स्फोर्ड को रिव्यू करने के लिए ये आए थे, मॉन्टेगू-चेम्स्फोर्ड को रिव्यू करने के लिए आए थे, और इन्होंने जो प्रपोजल दिया वो प्रपोजल केवल एक जगह पे थोड़ा सा फायदेमंद सिद्ध होता है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन की ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो प्रांतों में द्वैध शासन पहले निर्मित थी मॉन्टेगू-चेम्स्फोर्ड के अधीन, उसको समाप्त किया जाए। वो एक अच्छा मूव था साइमन रिपोर्ट का। लेकिन बाकी ये जो केंद्र विधानमंडल में गवर्नर को ज्यादा इंपावर कर दिया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की जा रही है, ये भी बात की जा रही है कि ये यहाँ के विधानमंडल से परे रहेंगे। तो इसके बारे में विधि शास्त्रियों का ये मत है कि गवर्नर जनरल को ज्यादा इंपावर किया गया है इस रिपोर्ट में। तो ये रिपोर्ट जो है 1919 की रिपोर्ट से भी ज्यादा खतरनाक थी। ठीक है, तो लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। कीथ का ये कहना था कि अगर इसको स्वीकार कर लेते तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना पहले ही हो जाती। मतलब अगर इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेते तो ये जो 1930 में आपकी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर 1930 से आपका प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाती है, लेकिन केंद्र में नहीं होती। तो अलग अलग व्यू है इसमें, मोटा मोटी यही है साइमन आयोग की रिपोर्ट। ठीक है, ठीक।